नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और बताएंगे कि दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए तेज धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने क्या खुलासा किया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि बीते एक हफ्ते में कितने विमानों में बम होने की धमकी मिली है और सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 99 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को मिला टिकट। 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ तेज धमाका। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। आसमान तक उठता दिखा सफेद धुएं का गुंबार। 30 विमानों में मिली बम होने की धमकी। सरकार ने डीजीसीए प्रमुख को पद से हटाया। अधिकारियों ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायल का हमला। गाजा में भी दागे रॉकेट। 73 लोगों की मौत। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में फंसे। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को बड़ी सौगात भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 6,611 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आरजे शंकर नेत्र अस्पताल भी शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने हर हर महादेव के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि इस पावन महीने में काशी आना एक पुण्य अनुभूति का अवसर है। यहाँ काशी वासियों के साथ ही संत जनों और परोपकारी लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस सुखद सहयोग से भला कौन ही वंचित रह सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि शंकराचार्य के आशीर्वाद से ही काशी में पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिल गया। भगवान शंकर की नगरी में शंकरा आई हॉस्पिटल आज से जन जन के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं वाराणसी समेत पूर्वांचल के सभी परिवारीजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सीएम योगी भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं 6 सीटें एससी और 4 सीटें एसटी के लिए रखी गई हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकले को भी टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी को भी इस दौरान बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल सावेकर का भी इस लिस्ट में नाम देखने को मिला। वहीं नंदुरबार से विजय कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही है। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस पहले ही प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद होंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका और राहुल गांधी रोड शो भी करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 8 राज्यों के उपचुनाव के लिए शनिवार को 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट में 24 विधानसभा सीटें और एक केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल है। हालांकि पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी की एक भी सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा सीट पर नव्या हरिदास को चुनावी अखाड़े में उतारने का ऐलान किया है। इसके अलावा केरल की पालक्कड़ विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार और इनके साथ ही बालकृष्णन को बीजेपी ने उम्मीदवार विलक्कर से घोषित किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में रविवार की सुबह अचानक ही ब्लास्ट की घटना सामने आई है। रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में मौजूद सीआरपीएफ स्कूल के पास सुबह करीब 7:30 बजे भयंकर धमाका हुआ। इस घटना में किसी के भी घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे। धमाके की तेज आवाज सुनकर लोग घबरा गए। धमाके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें धुएं का सफेद गुंबार आसमान में उड़ता हुआ देखा जा सकता है। धमाके के बाद इलाके में तेज बदबू फैलने की बात भी कही जा रही है, जिससे लोगों का कहना है कि थोड़ी देर तक सांस लेने में दिक्कत भी हुई। दूसरी तरफ त्योहारों से पहले दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा चिंतित हैं।
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री क्रूड बम जैसी है, लेकिन पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में पैसेंजर फ्लाइट को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार यानी 19 अक्टूबर को 30 से ज्यादा यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली, जिसके बाद लगातार इमरजेंसी लैंडिंग कराने की खबर भी सामने आई। फिर जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों तक परेशान रहे। वहीं विमानों को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB से रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। वहीं केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार देर रात DGCA प्रमुख को उनके पद से हटा दिया है और इसके बाद उन्हें कोयला मंत्रालय से सचिव बनाया गया है। इस बदलाव को विमानों को मिल रही धमकियों वाले मामलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं एक साथ 30 धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अपने अफसरों के साथ बैठक की। ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत का आसमान पूरी तरह से सुरक्षित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की जनता के लिए एक खुला खत छोड़ा है, जिसमें उन्होंने सड़क हादसों को हो रही मौतों पर चिंता जताई है। इसमें उन्होंने कहा है कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हो रही हैं। अखिलेश यादव ने जनता से अपील की है कि भाजपाई भ्रष्टाचार की मार से सड़कें बुरी तरह बेहाल हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पर अपने भरोसे पर ही घर से निकलें, खुद का और अपने बच्चों का सड़क पर ख्याल रखें। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है। बीजेपी सरकार को नियम लागू करने से कोई मतलब नहीं है। उनका सारा ध्यान वसूली और उगाही पर रहता है। अखिलेश ने सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, वाहन डग्गा मार हैं, ओवर स्पीडिंग पर कोई रोक नहीं है, हेलमेट तक के नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। बिना लाइसेंस के लोग धड़ल्ले से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और लापरवाही की वजह से ही इन हादसों में बढ़ोतरी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चला रही है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर बड़े रॉकेट दागे हैं। इजरायली PM नेतन्याहू ने घर पर हुए हमले को लेकर हिजबुल्लाह को बड़ी गलती करने की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि हत्या की ये कोशिश उन्हें हिजबुल्लाह को खत्म करने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को सख्त चेतावनी भी दी। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिये इलाके की फौरन खाली करने की बात भी कही। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहां 2 इमारतों को टारगेट किया है। इजरायल ने इन दोनों इमारतों को हिजबुल्लाह का ठिकाना कहा है। दूसरी तरफ गाजा के उत्तरी हिस्से में बेरूत लोहिया क्षेत्र में इजरायली हमले में 73 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सैकड़ों लोग मलबे में भी फंसे हुए हैं। गाजा के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले वाले स्थान पर काफी देर से बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।